हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम। पोटेंशियल स्टेप सबसे पहले क्या होता है, ये पोटेंशियल स्टेप में जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है, वो डिफाइन होती है वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे जीरो होगी, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पे वी नॉट होगा। मतलब ये स्टेप फंक्शन की तरीके होगा। तो मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है, ये ग्रीन से जो दिख रहा है एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन से जो दिख रहा है आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहां से लेके पूरा यहां तक इनफाइनाइट तक आपका जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा। तो जब जीरो होगा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और जैसे ही आप मूल बिंदु जो ओरिजिन पे आओगे तो ओरिजिन पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ओरिजिन से लेकर के इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक, ओरिजिन से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक वी नॉट होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वी नॉट होगा। तो ये जो इसका विड्थ होगा या हाइट होगी, हाइट जो होगी इसकी हाइट कितनी होगी, वी नॉट होगी। और हम नाम दे देते हैं, तो ये दो रीजन में जा रहा है, एक है नेगेटिव एक्स एक्सिस और एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो है आपका पोटेंशियल जीरो है, और वाई एक्सिस प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पोटेंशियल आपका वी नॉट है। ठीक है, तो ये जो डिफिनीशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यही डिफाइन करता है पोटेंशियल स्टेप को। पोटेंशियल स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप फंक्शन की तरीके है। ठीक है, ये एक स्टेप फंक्शन के तरीके, इसलिए इसको पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये पोटेंशियल को हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है यही पोटेंशियल फंक्शन है। तब इसमें प्रॉब्लम कैसे बनता है, तो मान लो यहाँ पे क्या है कि आपका लेफ्ट साइड से इधर से बहुत ढेर सारे पार्टिकल इस पोटेंशियल पे गिरेंगे। जैसे पोटेंशियल पे गिरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे उनका पोटेंशियल, यहाँ पे उनका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे इस रीजन में आएंगे तो वो क्रॉस कर जाएंगे इस रीजन को, और विथ मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। राइट, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो होता है पी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन टू एम काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम मोमेंटम यहाँ से निकाले तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई माइनस वी। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस वी हो जाएगा, यहाँ पे तो आपके पास वी जीरो है, पोटेंशियल जीरो है इधर इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा, सेकंड रीजन में पार्टिकल का मोमेंटम कम होगा। तो जो ढेर सारे पार्टिकल आ रहे हैं, तो अगर उनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा, तो ये यहाँ से आपका क्रॉस कर जाएंगे, इस रीजन में आ जाएंगे सेकंड रीजन में, लेकिन इनकी स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी। तो हम इसमें कंसीडर करेंगे दो केस, पहला जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो, दूसरा जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो। तो सबसे पहला केस हम लोग पढ़ेंगे जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो। कंसीडर ए बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल एम, मान लेते हैं सबका मास स्मॉल एम है, आर सेंट फ्रॉम लेफ्ट टू द पोटेंशियल स्टेप। यहां से ये इंसिडेंट हो रहा है तो पार्टिकल आपका क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, अगर हम क्लासिकली बात करें। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे तो कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल क्रॉस कर जाएंगे इस पोटेंशियल स्टेप को। इस पोटेंशियल स्टेप को नहीं क्रॉस करेंगे क्योंकि सेकंड रीजन में पूरा पोटेंशियल स्टेप ही है। राइट, तो कुछ पार्टिकल आपका फर्स्ट रीजन में वापस आ जाएंगे रिफ्लेक्ट होकर के, और कुछ पार्टिकल आपका सेकंड रीजन में चले जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। ये हमें अभी निकालना है। तो सबसे पहला केस हम लोग कंसीडर करते हैं जब टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। तो फर्स्ट रीजन में हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई। अब साई फर्स्ट है, इसका मतलब है फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म था, जहां पे के स्क्वायर जो था वो था टू एम ई माइनस वी, यहाँ पे माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर था। लेकिन फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल तो जीरो है, तो जब फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब के स्क्वायर जो होगा वो जस्ट हो जाएगा टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो हमने के स्क्वायर की जगह के वन लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो, जहां पे k1 स्क्वायर है 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ठीक, इसका जो सोल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा ये हो जाएगा a i टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर माइनस i k1x। ठीक है, तो अगर इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, a e टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर माइनस i k1x, जहां पे a और b कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड रीजन में जब हम निकालेंगे तो सेकंड रीजन में भी हम ऐसे लिख लेंगे d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, जहां पे के स्क्वायर होगा 2m e माइनस v अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। लेकिन सेकंड रीजन में पोटेंशियल v की जगह क्या है, v नॉट है, यहाँ पे v की जगह v नॉट दिया हुआ है सेकंड रीजन में। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड रीजन में हो जाएगा के स्क्वायर
जो सेकेंड रीजन में के स्क्वायर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2m e माइनस वी नॉट, क्योंकि v की जगह हम वी नॉट रख देंगे, वी नॉट अपान एच क्रॉस स्क्वायर। तो सेकेंड रीजन का एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हो जाएगा डी टू साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, जहाँ पे के टू स्क्वायर जो है वो 2m e माइनस वी नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इसका जो सोल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से ही होगा, जहाँ पे k1 की जगह बस k2 हो जाएगा। तो साई सेकेंड का जो सोल्यूशन, ये साई सेकेंड का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा c e टू द पावर i k2x प्लस d टू द पावर माइनस i k2x। सिंस नो वेव इज रिफ्लेक्टेड, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से, तो जब कोई वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है d इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, बट फिलहाल ऐसा समझ लीजिए कि जब आप सेकेंड रीजन में जाएंगे तो फर्स्ट रीजन में दो फंक्शन है, एक है ये और एक है ये। सेकेंड रीजन में भी दो फंक्शन है, एक है ये एक है ये। ठीक है, लेकिन सेकेंड रीजन में जब यहाँ पे अगर हम बात करें, पार्टिकल यहाँ से आए ऐसे टकराए, टकराने के बाद क्योंकि उनकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो वो पूरे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लासिकली उनकी जस्ट स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी और वो इस रीजन में ट्रेवल करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये d इज इक्वल टू 0 होगा। d इज इक्वल टू 0 क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि d इज इक्वल टू 0। तो साई टू जो हो जाएगा आपका, साई टू हो जाएगा c e टू द पावर i k2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमने बोल दिया कि जो आपके पास, एक बार फिर से देखते हैं, तो फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है, फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है वो है आपका साई फर्स्ट में दो पार्ट है, एक है ये एक है ये। ठीक है, तो अब जैसे ही वेव आई एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड रीजन में क्या होगा, सेकेंड रीजन में तो वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे कहीं तो रिफ्लेक्शन के लिए कुछ बैरियर लगा नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे तो एक बैरियर लगा हुआ है ये, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और ट्रांसमिट भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड रीजन का जो वेव फंक्शन होगा वो हमेशा ट्रांसमिशन में ही होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो डी टर्म है ये वाला 0 हो जाएगा। ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है AEI-K1x, इसका मतलब है कि ये x डायरेक्शन में प्रोपगेशन को बताएगा, ये माइनस x डायरेक्शन में प्रोपगेशन को बताएगा। ठीक है, और ये जो D है, यहाँ पे जो C है, ये सेकेंड रीजन में है, तो सेकेंड रीजन में x डायरेक्शन में प्रोपगेशन, लेकिन सेकेंड रीजन में माइनस x डायरेक्शन में प्रोपगेशन नहीं होगा, इसलिए D इज इक्वल टू 0 होगा। और डिटेल में अगर हम देखना चाहें तो साई जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, राइट, सम e टू द पावर माइनस एफ टी माइनस आई बाई एच क्रॉस टी, इस तरीके से होता है। हम लोगों ने देखा था जब सॉल्व किया था श्रोडिंगर इक्वेशन इन टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई अपान एच क्रॉस ई टी, राइट, ये होता है। तो सम टाइम का फंक्शन होगा और फिर यहाँ पे पोजीशन का फंक्शन होगा, तो इस तरीके से टोटल वेव फंक्शन आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट रीजन में आ जाएगा e टू द पावर आई k1x माइनस ओमेगा टी प्लस b e टू द पावर माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो k1x प्लस ओमेगा टी। सेकेंड रीजन में जो आएगा c e टू द पावर आई k2x माइनस ओमेगा टी। जो ये है ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन का इक्वेशन है, सोल्यूशन है, राइट। a e टू द पावर आई k1x माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट वेव एंड ट्रेवल टू द राइट, b e to the power minus I k1x plus omega t represents the reflected wave and travel to the left, c e to the power I k2x minus omega t represents the transmitted wave and travel to the right। ठीक है, तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो है a e to the power I k1x, इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो है b e to the power minus I k1x, इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो है c e टू द पावर i k2x। ये तीन आपके पास सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फार्मूला होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, और उसका मॉड, उसकी मॉड, राइट। तो अब ट्रांसमिशन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड जे डिवाइडेड बाय इंसिडेंट जे, राइट, ट्रांसमिटेड जे डिवाइडेड बाय इंसिडेंट जे। सबसे पहले इंसिडेंट वेव का क्या हो जाएगा, a e टू द पावर i k1x, रिफ्लेक्टेड वेव का क्या हो जाएगा b e टू द पावर माइनस i k1x, ट्रांसमिटेड वेव हो जाएगा
ट्रांसमिटेड वेव का हो जाएगा सी टू द पावर आई के टू एक्स। तो यहाँ पे आपके पास जो होगा करंट डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होता है उसका फार्मूला होता है वन डायमेंशन के लिए आई एच क्रॉस अपॉन 2m साई डेल बाई डेल एक्स साई स्टार माइनस साई स्टार डेल बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको इंसिडेंट का निकालना है तो हम जे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे रख देंगे साई आई हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर आई रखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, राइट। तो अब हम आई का मान साई आई का मान रख देंगे। जब साई आई का मान रखेंगे ए ई टू द पावर आई के वन एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साई स्टार की जगह है कितना ए स्टार ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, और फिर डेल बाई डेल एक्स साई करेंगे तो ए ई टू द पावर आई के वन एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। अब ये ए स्टार कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर ये डिफरेंशिएशन केवल इस फंक्शन का बचेगा, राइट। फिर माइनस माइनस ए स्टार, ये पूरा टर्म यहाँ से आ गया और ये आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर डिफरेंशिएशन केवल ई टू द पावर का बचेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आई के वन ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, राइट। माइनस ए स्टार ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स आ गया, ये ए आ गया, और फिर ई टू द पावर आई के वन एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे तो क्या आएगा, आई के वन आ जाएगा बाहर और ई टू द पावर आई के वन एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस है माइनस है दोनों कैंसिल होकर वन हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर वन हो जाएगा, तो ए स्टार और यहाँ बचेगा माइनस आई के वन, यहाँ बचेगा ए स्टार ए आई के वन, ठीक है, और माइनस साइन है तो इसलिए माइनस यहाँ पे रहेगा। तो जे आई हमारे पास आ गया आई एच क्रॉस अपॉन 2m, और इसको अगर हम दोनों को, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम टर्म है, सो दिस इज माइनस 2i ए स्टार के वन, और ये ए स्टार को हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो ए स्टार क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जहाँ पे ए स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए, और ये आ गया आई एच क्रॉस अपॉन 2m। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो आई माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज माइनस वन माइनस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा +1, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h क्रॉस k1 मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन m। तो हमारे पास इंसिडेंट वेव की जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी वो आ जाएगी h क्रॉस k1 मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन m, जहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर ये है ए स्टार के बराबर। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड में क्या हो जाएगा, जहाँ पे वेव फंक्शन हमने साई आई रखा है, यहाँ पे साई आर हो जाएगा, साई आर हो जाएगा, साई आर हो जाएगा, साई आर हो जाएगा। साई आर का मान ये है, तो साई आर का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि जे आर कितना होगा, ठीक है। तो जे आर हमारे पास आ जाएगा इतना, एच क्रॉस के वन अपॉन एम मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और जे टी आ जाएगा एच क्रॉस के टू अपॉन स्मॉल एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो रिफ्लेक्टेड जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो होता है मॉड ऑफ जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। तो जे रिफ्लेक्टेड हमारे पास है माइनस एच क्रॉस के वन अपॉन एम वन माइनस एच क्रॉस के वन अपॉन एम मॉड ऑफ बी स्क्वायर, एच क्रॉस के वन अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मॉड लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी आ गई, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो आ गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से ट्रांसमिशन के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ जे टी अपॉन जे आई, ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट करंट डेंसिटी। अब जे टी जो हमने निकाला था वो आया था एच क्रॉस के टू अपॉन एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और जे आई है एच क्रॉस के वन अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दोनों का, और ये आपका ये वाला मॉड, राइट, ठीक है। अब यहाँ से के टू बाई के वन ये बाहर आ गए, और यहाँ बचा मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये आ गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन ये होगी कि साई फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0 इज सेम एज साई सेकेंड एट x इज इक्वल टू 0। पहला कि जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए x इज इक्वल टू 0 पे, और उसका डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, और इन्हीं बाउंड्री कंडीशन से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। सबसे पहले साई फर्स्ट 0, तो साई फर्स्ट 0 एट x इज इक्वल टू 0, और साई फर्स्ट कितना था, a e टू द पावर आई के वन एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स। जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी। साई सेकेंड में क्या था, c e टू द पावर आई के टू एक्स, लेकिन x इक्वल टू 0 रखोगे तो आ जाएगा c। डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन साई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर x इक्वल टू 0 रखना है, साई सेकेंड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर x इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पे साई फर्स्ट कितना था, साई फर्स्ट था आपके पास a i a e टू द पावर आई के वन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू द पावर आई
राइट। साई फर्स्ट का जस्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और फिर साई सेकंड का करेंगे इतना आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे ए आई के वन प्लस बी माइनस आई के वन और सी आई के टू आ गया, तो यहाँ से आ गया ए माइनस बी के वन सी के टू। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1b और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1a, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, तो हमारे पास अननोन है 3, ए बी सी, इक्वेशन है 2, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को ए के टर्म में निकालना है और सी को ए के टर्म में निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1a में k1 से प्लस 1b। तो जैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c का मान आ जाएगा इतना। फिर इसी तरीके से c का मान उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये a माइनस बी आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा b आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। तो b और a हमने निकाल लिया। तो b बराबर आ गया k1 माइनस के टू अपान के वन प्लस के टू इंटू ए, और c बराबर आ गया 2k1 अपान ए के वन प्लस के टू। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो था वो था मॉड ऑफ b अपान a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k1 माइनस के टू अपान के वन प्लस के टू का होल स्क्वायर, और b की जगह है यहाँ पे ये पूरा वैल्यू रख दी हमने, राइट। और मॉड ऑफ a स्क्वायर को ऐसे रख दिया और मॉड ऑफ b स्क्वायर की जगह पूरी ये वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा k1 माइनस के टू का होल स्क्वायर अपान के वन प्लस के टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं कापा, जो कि होगा k2 बाई k1 अगर है तो यहाँ k2 स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा k2 बाई k1, ठीक है। तो k1 से डिवाइड करो, k1 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस k1 यहाँ पे भी डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, यहाँ k2 बाई k1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कापा 1 प्लस कापा का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे कापा जो है k2 बाई k1, अब k2 बाई k1 कितना है, k2 है अंडर रूट 2m अपान h क्लास स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, और k1 है आपके पास इतना अंडर रूट 2m ई अपान h क्लास स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा अंडर रूट, तो कापा का मान आ जाएगा अंडर रूट ई माइनस वी नॉट अपान ई, राइट, या 1 माइनस वी नॉट अपान ई आ जाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या था, मॉड ऑफ सी k2 बाई k1, ये फार्मूला था रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। k2 बाई k1 मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपान मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो k2 बाई k1 हो गया। अब c का मान जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे ये वाला, इसको उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे c की जगह पे, तो ये आ जाएगा इतना, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 4k1 k2 अपान k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। कापा के टर्म में लिखोगे तो आ जाएगा 4 कापा 1 प्लस कापा का होल स्क्वायर, जहाँ पे कापा क्या है, k2 बाई k1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि r प्लस टी कितना होगा। तो r हमारे पास था k1 माइनस k2 अपान k1 प्लस k2 होल स्क्वायर, और t कितना है 4k1 k2 अपान k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर ये आपका पूरा बाहर आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ k1 माइनस k2 स्क्वायर 4k1 k2 ओपन करोगे तो ऊपर वाला जो टर्म आएगा पूरा ऊपर का टर्म होगा k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, नीचे पहले से ही k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो सम होता है वो क्या होता है, वो आपका 1 होता है। क्लासिकली जो मैं बोल रहा था कि आपका फर्स्ट रीजन से ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्लासिकली r इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि पार्टिकल का जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो वो पूरा का पूरा पार्टिकल दूसरे रीजन में क्रॉस कर जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हम देख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बेसिकली रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या बताता है, ट्रांसमिटेड पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास r जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन क्लासिकली r इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लासिकली r इज इक्वल टू 0, नो पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड, बट क्वांटम मैकेनिकली r नॉट इक्वल टू 0 विच शोज वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इससे हमें किस बिहेवियर के बारे में पता चलता है, वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल के बारे में पता चलता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो फर्स्ट रीजन की अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ साई आई स्क्वायर। मॉड ऑफ साई आई स्क्वायर का मतलब हो गया मॉड ऑफ साई फर्स्ट का स्क्वायर। तो साई फर्स्ट कितना था, a e टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर माइनस i k1x, इसका मॉड का स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम लिखें e टू द पावर i थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, वहां से अगर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी कॉस k1x प्लस i a माइनस बी साइन k1x। तो अब ये मॉड स्क्वायर है, तो मॉड स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रियल है और ये प्लस
प्लस आई ए माइनस बी साइन के वन एक्स, ये भी रियल है लेकिन आई इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये जब इसे इस तरीके कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो जस्ट इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए माइनस बी साइन स्क्वायर के वन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, कॉस और साइन के टर्म में आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो कॉस साइन के टर्म में आ गया, तो कॉस साइन कैसे फंक्शन होते हैं, ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट रीजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस तरीके से होगी, वो ऑसिलेटरी होगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट रीजन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो ऑसिलेटरी होगी। सेकंड रीजन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए साई सेकंड हमें करना पड़ेगा, साई सेकंड का मॉड का स्क्वायर। तो साई सेकंड के मॉड का स्क्वायर का मतलब हो गया कि साई 2x इंटू साई 2 स्टार एक्स, साई 2x इंटू साई 2 स्टार एक्स जब करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी ई टू द पावर आई के 2x सी स्टार ई टू द पावर माइनस आई के 2x। यहाँ पे प्लस पावर है, यहाँ पे माइनस पावर है, दोनों मिल करके ई टू द पावर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा सी स्टार, ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर। इसका मतलब सेकेंड रीजन में, क्योंकि मॉड ऑफ सी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब सेकेंड रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट रीजन में आपका इस तरीके से ऑसिलेटरी होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और सेकेंड रीजन में जाकर के वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रीजन है, इधर पूरा फर्स्ट रीजन है और ये आपका सेकेंड रीजन है। अब हमारे पास दूसरा केस है। दूसरा केस कौन सा है कि जब पार्टिकल की एनर्जी, तो ये इसी तरीके का पूरा हमारे पास, जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखा, इसी तरीके का काम हमें करना पड़ेगा जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। तो क्लासिकली क्या होना चाहिए, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, इसका मतलब है जो P होगा, क्योंकि P है √2m e माइनस वी, लेकिन e माइनस वी नेगेटिव है, तो अंडर रूट अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी का निकालोगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम इमेजिनरी होगा। तो क्लासिकली अगर हम लोग देखें तो जो पार्टिकल होगा वो दूसरे रीजन में एंटर ही नहीं कर पाएगा क्लासिकली। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा वो हमें देखना है श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके। द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड द वेव फंक्शन फॉर रीजन x लेस देन 0 विल बी सेम, राइट, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल पहले से 0 था, तो उस केस में आपके पास साई फर्स्ट इसी तरीके से हो जाएगा। मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन सेकंड रीजन में जो होगा वो आपके पास ये था d2 साई सेकंड k2 स्क्वायर साई सेकंड, और जहां पे k2 स्क्वायर जो हम लोगों ने देखा था वो कितना था, k2 स्क्वायर था 2m e माइनस वी नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। लेकिन अब क्योंकि e लेस देन वी नॉट है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो k2 आपका इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे k2 डैश डिफाइन करेंगे। अब जो k2 डैश होगा वो क्या होगा, k2 डैश आपका होगा माइनस ऑफ k स्क्वायर, माइनस ऑफ k2 स्क्वायर। k2 डैश क्या होगा, माइनस ऑफ k2 स्क्वायर होगा। तो माइनस ऑफ k2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2m v नॉट माइनस e। तो k2 डैश स्क्वायर अब क्या होगा, k2 डैश स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो k2 डैश क्या आ जाएगा, रियल आएगा। ठीक है, बट k2 इमेजिनरी है। सिंस e लेस देन v नॉट, तो v नॉट माइनस e पॉजिटिव, तो k2 डैश ग्रेटर देन 0, तो k2 डैश रियल हो जाएगा। तो d2 साई सेकंड, अब यहाँ पे हमारे पास k2 डैश हमने मान लिया है माइनस ऑफ k2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इसका जो सोल्यूशन होता है, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है, ठीक है, साई सेकंड x जो बराबर हो जाएगा c e टू द पावर माइनस k2 डैश x प्लस d e टू द पावर k2 डैश x। अब ये सेकंड रीजन का वेव फंक्शन, सेकंड रीजन में वेव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और फर्स्ट रीजन में भी फाइनाइट होना चाहिए। तो जैसे ही x इनफाइनाइट होगा तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0 x इनफाइनाइट पे। लेकिन x इनफाइनाइट पे ये आपका पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, जिससे कि वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d को 0 ही पुट करना पड़ेगा, d 0 ही होगा तभी आपका वेव फंक्शन x गोइंग टू इनफाइनाइट पे फाइनाइट होगा। x गोइंग टू माइनस इनफाइनाइट पे तो ये वेव फंक्शन वैलिड ही नहीं होगा, तो हमें फर्स्ट रीजन में देखना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर x गोइंग टू इनफाइनाइट साई सेकंड x शुड बी फाइनाइट, तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू 0। जब d इज इक्वल टू 0 आ गया तो साई सेकंड ऑफ x आ जाएगा आपके पास c टू द पावर माइनस k2 डैश x। अब बाउंड्री कंडीशन फिर से लगा देंगे कि जो आपका 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे आपका पोटेंशियल स्टेप स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट पे फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन और सेकंड रीजन का वेव फंक्शन सेम होना चाहिए और उनका डिफरेंशिएशन भी सेम होना चाहिए। तो पहले वाले बाउंड्री कंडीशन से हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी। दूसरे
सॉरी, दूसरे वाले बाउंड्री कंडीशन हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास है साई फर्स्ट का a e टू द पावर आई के वन एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आई के वन, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आई के वन आ जाएगा। सेकंड में जस्ट सी ई टू द पावर माइनस के टू डैश है, तो माइनस के टू डैश आ जाएगा, सी ई टू द पावर माइनस के टू डैश आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। तो जैसे जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, राइट। तो ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन डी। तो वन सी और वन डी को सॉल्व करके हमें b का मान a के टर्म में और c का मान a के टर्म में निकालना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर हम वन सी में आई के वन से मल्टीप्लाई करके प्लस वन डी में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कि जो सी हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, टू के वन ए अपॉन के वन प्लस आई के टू डैश। ठीक है, अब इस सी का मान उठा करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वन डी में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरीके से इक्वेशन आएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b इन टर्म्स ऑफ a। तो b इन टर्म्स ऑफ a आ गया और a इन टर्म्स ऑफ a आ गया। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्टेड पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम निकाल लेंगे, मॉड ऑफ b अपॉन a स्क्वायर आया था। तो b का मान रखेंगे, a का मान रखें, a का मान नहीं रखेंगे क्योंकि a तो एज इट इज रहेगा, b का मान यहाँ से उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, मॉड ऑफ के वन माइनस आई के टू डैश, के वन प्लस आई के टू डैश मॉड स्क्वायर, और ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल। अब ये मॉड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या हो जाएगा, के वन स्क्वायर प्लस के टू डैश स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आई है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर इस तरीके से निकलता है। के वन प्लस आई के टू डैश है तो ये हो जाएगा के वन स्क्वायर प्लस के टू डैश स्क्वायर। ठीक, अब ये पूरा का पूरा हो गया वन, तो रिफ्लेक्टेड हो गया वन। टी बराबर कितना आएगा, टी बराबर जे टी बाई जे आई। अब जे टी आपको, क्योंकि ट्रांसमिशन में साई टी यूज हुआ था, राइट, साई सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन हुआ था, रिफ्लेक्शन में सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन नहीं यूज हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्ट जो ई ग्रेटर देन वी जीरो के लिए था वही वाला केस यूज कर लिया। लेकिन ट्रांसमिशन के लिए हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके पास जेटी है इसमें ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन यूज होता है। तो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन हमारे पास चेंज हो चुका है, जो कि है कितना, जो कि हमारे पास है ये सी ई टू द पावर माइनस के टू डैश एक्स, या दूसरे रीजन का जो वेव फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे आ गया एच क्लास अपॉन टू एम साई टी डेल साई टी स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस साई टी स्टार डेल साई टी। अब साई टी ये क्या है, सी टू द पावर माइनस के टू डैश एक्स, ये रियल है तो इसका मतलब जे टी आ जाएगा। ये जब रियल होगा तो सेम हो जाएगा, राइट। ये साई टी स्टार बराबर साई टी हो जाएगा और ये साई टी स्टार बराबर साई टी, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे जब आपका साई जो है या साई टी जो है वो रियल है। तो इसका मतलब जो जे टी आएगा जीरो, जब जे टी आएगा जीरो तो टी बराबर जीरो आ गया। ठीक है, तो टोटल के टोटल पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब उनकी एनर्जी लेस देन वी नॉट है। पोटेंशियल से अगर पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे पोटेंशियल स्टेप से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो हो जाएगी साई फर्स्ट का मॉड का स्क्वायर। तो साई फर्स्ट है ए ई आई के वन एक्स प्लस बी टू माइनस आई के वन एक्स, सेम आएगा जैसे ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए निकाले थे, राइट, सेम आएगा, जो कि ऑसिलेटरी होगा। सेकंड रीजन में क्योंकि वेव फंक्शन चेंज हो गया है तो सेकंड रीजन में हमें निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सेकंड रीजन में सेकंड फंक्शन का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। अब सेकंड जो है फंक्शन वो कितना था, सी ई टू द पावर माइनस के टू डैश एक्स साई सेकंड एक्स। तो जैसे ही सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे सी, अब ये तो रियल है तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टू के टू डैश एक्स, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो इसका मतलब सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिकेइंग फंक्शन है, डिक्रीज होगा, राइट, क्योंकि वन अपॉन ई टू द पावर टू के टू डैश एक्स है, राइट। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी होगी सेकेंड रीजन में वो डिकेइंग होगी। तो इसको अगर हम बनाएं तो सेकेंड रीजन में जो प्रोबेबिलिटी होगी कैसे होगी, तो फर्स्ट रीजन में ऑसिलेटरी होगी, इस तरीके से जाएगा, ऑसिलेट करेगा, लेकिन सेकेंड रीजन में जाकर के क्या होगा, ये डिके करेगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम लोगों ने बनाया है मॉड ऑफ साई स्क्वायर, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर है, तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व होगा, राइट। क्लासिकली नन ऑफ द पार्टिकल कैन बी फाउंड in the x less than 0, but quantum mechanics there is a non-zero probability that the wave function penetrates this classically forbidden region। तो यहाँ से हमें एक चीज ये भी पता चल रही है कि भले ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जीरो हो गया हो, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहे हैं, वो इस रीजन में क्या है, वो इस रीजन में आपका नॉन जीरो है, राइट।
इस रीजन क्या है, नॉन जीरो है, और यहाँ पे आपका होगा x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 में क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल दूसरे रीजन में तो नहीं जा सकता क्लासिकली, राइट। इस रीजन को क्या बोलेंगे, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो उस रीजन को बोलते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्यों, क्योंकि मोमेंटम जो होगा p इज इक्वल टू √2m e माइनस वी नॉट लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जब टोटल एनर्जी दैट इज E वो लेस देन है वी नॉट या पोटेंशियल से, राइट। तो इस केस में आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ऐसे केस में जिसमें मोमेंटम इमेजिनरी हो जाता है उसको बोलते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में, लेकिन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन ये आपका क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल क्या है, इस रीजन में भी पाया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इस रीजन में एकदम जीरो नहीं है बल्कि डिके कर रही है। डिस्टेंस के साथ डिके, जितना दूर जाओगे उतना ही पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि ये जो फंक्शन होता है ये आपको बताता है फर्स्ट रीजन में दो फंक्शन होते हैं, ये वाला प्लस ये वाला। तो ये जो फंक्शन होता है ये आपको दिखाता है इंसिडेंट वेव का, और ये जो होता है ये रिफ्लेक्टेड वेव का। और ये जो फंक्शन है ये सेकेंड रीजन का फंक्शन है।